Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am Senior Assistant Professor in Electrical and Electronics Engineering Department in ABS Engineering College. लास्ट लेक्चर में हमने सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम के बारे में देख लिया था, ठीक है। इस लेक्चर में हमने थोड़ा सा दो न्यूमेरिकल उठाया है जो फ्रिक्वेंटली यूनिवर्सिटी में पूछा भी जाता है, ठीक है। पहले ये न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कन्वर्जन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो हमने उठाया है ये आपका मैग्नेटाइजेशन कर्व है, उससे ही रिलेटेड है जो सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम में देखा था हमने, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जा चुका है कि जो आपका देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले द मैग्नेटाइजेशन कर्व फॉर द ओपनिंग एंड क्लोज पोजिशन आर लीनियर। यानी जो हमने डिराइव किया था वहां पे हमने एफ की वैल्यू या फिर हमने जो मैकेनिकल वर्क डन के लिए एरिया अंडर कर्व देखा था, ठीक है, वो सारी चीजें डिराइव की थी हमने एक सैचुरेशन कर्व के लिए किया था, जिसमें क्या हो रहा था, रिलक्टेंस की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली एक्स के साथ साथ चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग पोजिशन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर है। हमने वहां पे क्लोजिंग में कैरेक्टरिस्टिक क्या देखी थी, कर्व शेप में आ रहा था, यहाँ पे क्या है, दोनों लीनियर है। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल इनपुट हम दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल इनपुट इक्वली डिवाइड हो रहा है मैकेनिकल वर्क डन और फील्ड एनर्जी में। ये चीज प्रूफ करने को कहा है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। इफ आर्मेचर मूव्स फ्रॉम ओपन टू क्लोज पोजीशन एट कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट पे भी कहा है इसने। कांस्टेंट करंट का मैंने क्या लॉजिक बताया था आपको कि स्लो मूवमेंट, जब स्लो मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में एमएफ कांस्टेंट होती है, यानी करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और हमने वो कर्व ड्रॉ किया था और हमने मैकेनिकल वर्क डन का एक्सप्रेशन वहां से निकाला था कि क्या एरिया अंडर द कर्व आता है। फिलहाल इसमें हमें यह प्रूव करना है कि जो इनपुट इलेक्ट्रिकल हम दे रहे हैं वो फील्ड एनर्जी और मैकेनिकल वर्क डन में डिवाइड हो रहा है इक्वली। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं डब्ल्यू फील्ड इक्वल टू डब्ल्यू मैकेनिकल इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल बाई 2। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, पहले देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का सारा आपको पता चल गया होगा कि जो आपका कर्व है वो लीनियर है बोथ कंडीशन के लिए। क्लियर। तो सबसे पहले हम कर्व ड्रॉ करें। ऐसे क्वेश्चन में जब हमें वैल्यू पूछता है, ये प्रूफ करने के लिए ही दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसके लिए कर्व ड्रॉ करेंगे। कर्व ड्रॉ करो सबसे पहले। क्लियर, ये आपका साई, ये आपका आई। क्लियर, ये जो कर्व है वो फॉर ओपनिंग पोजीशन, ओपन कंडीशन के लिए कर्व हो गया। ये हमने मान लिया ए, ये हमारा ओपनिंग पोजीशन, ये हमने मान लिया करंट I1 है पॉइंट ए, और इस ए पे हमारा जो फ्लक्स लिंकेज है उसकी वैल्यू साई1। क्लियर है चीज, ठीक है। फिर क्लोजिंग पोजीशन के लिए भी कैरेक्टरिस्टिक जो दिया हुआ है वो लीनियर दिया हुआ। ये कर्व शेप नहीं है, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, कर्व शेप में। क्लियर, ठीक है। यानी करंट I1 चूंकि कांस्टेंट करंट पे ऑपरेट हो रहा है तो करंट I1 ही है, ये पॉइंट बी हो जा रहा है, और इस पॉइंट बी पे आपको जो फ्लक्स लिंकेज मिल रहा है वो साई2 मिल रहा है। क्लियर, ओ ए बी, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। क्लियर, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ई। क्लियर, तो हमने यहाँ पे पॉइंट भी शो कर दिया है। हमने वहां पे देखा भी था कि जो मैकेनिकल वर्क डन होता है वो क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैकेनिकल वर्क डन क्या निकलता है, ये एरिया। क्लियर, ये हमारा एरिया जो होता है वो मैकेनिकल वर्क डन मिलता है। वहां पे कर्व शेप था, यहाँ पे ये लीनियर ही ले लिया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर हम डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की बात करें, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्या होता है, आई डी साई के बराबर। चूंकि आई की वैल्यू क्या है, I1 के बराबर है, और डी साई कहां से कहां जा रहा है, साई1 से लेके साई2 तक। क्लियर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई I1 इंटू साई2 माइनस साई1 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। यानी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल हमको मिल चुका है ये। अब हम बात करें मैकेनिकल वर्क डन की, यानी डब्ल्यू मैकेनिकल की, तो डब्ल्यू मैकेनिकल क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एरिया। ये जो आपका दोनों कंडीशन के बीच का जो एरिया होता है वही आपका मैकेनिकल वर्क डन होता है। अगर आपको याद आ रहा तो ये तो आपका डब्ल्यू मैकेनिकल होता है, यानी एरिया ओ ए बी। अगर आपको ये एरिया निकालना है तो सिंपल है इसको निकालने का तरीका, आप खुद देख सकते हो। ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, मेरी बात ध्यान सुनना,
ये ट्रायंगल OBE, इस ट्रायंगल के एरिया में से हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें। ये तो मैंने हरा डॉट से बना रखा है, क्लियर। यानी OBE में से हम क्या माइनस कर दें, OAE का एरिया, क्लियर। यानी हम इसको लिख सकते हैं एरिया OBE माइनस OAE। तो यहां पे जो ट्रायंगल का एरिया है OAB, इसको निकालने के लिए हम OBE में से OAE का एरिया माइनस कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, चूंकि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक से तो ट्रायंगल ही है, ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ। अगर हम बेस की बात करें यहां तो बेस कितना है, I1, क्लियर। OBE का एरिया देख रहा हूं मैं, ठीक है। बेस की बात करें तो बेस क्या है, OE का मतलब ये I1 के बराबर है, और हाइट कितनी है, साई2 के बराबर, यानी हाफ I1 इंटू साई2 किसका एरिया हो गया, OBE का एरिया हो गया, -1/2। बेस सिमिलरली I1 के बराबर है, और हाइट किसके बराबर है, AE के बराबर, और AE की वैल्यू किसके बराबर है, साई1 के बराबर है, क्लियर। यानी हाफ I1 इंटू साई1, क्लियर। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। W मैकेनिकल कितना आ गया, हाफ I1 इंटू साई2 माइनस साई1 के बराबर, क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, W फील्ड की, ठीक है। तो W फील्ड का मतलब क्या होता है, जो फाइनल कंडीशन में, फाइनल पोजीशन में जो एरिया मिलता है, यानी फाइनल पोजीशन क्या है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो आपकी क्लोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लियर। ये फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन में जो फील्ड एनर्जी होगी, ये आपकी फील्ड एनर्जी फाइनल पोजीशन के लिए है, यानी क्लोजिंग के लिए, क्लियर। और ये जो फील्ड एनर्जी है, ठीक है, ये जो फील्ड एनर्जी है ये किसके लिए होता है, ओपनिंग के लिए होता है, क्लियर। तो फील्ड एनर्जी क्लोजिंग पोजीशन में कितनी थी, उसका एरिया क्या होगा, एरिया OBC, सीधे सीधे लिख सकते हैं हम, यही ट्रायंगल बनता है ना, तो ट्रायंगल OBC का जो एरिया होगा वही आपका क्या हो जाएगा, W फील्ड फॉर द क्लोजिंग पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन, ठीक है, माइनस एरिया ओपनिंग पोजीशन, क्या है ये, यही है ना, ये आपका ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फील्ड एनर्जी का एरिया होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया OAD, क्लियर। यानी एरिया OBC में से आपको एरिया OAD माइनस कर देना है। फिर से चूंकि एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के लिए क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर आप यहां पे देखें इस ट्रायंगल को, तो बेस क्या है, हम बेस BC ले लें तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस BC, बेस BC की वैल्यू क्या है, OE के बराबर ही है, यानी हाफ इंटू I1, क्लियर। हाइट क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट होगा, और हाइट क्या, OC के बराबर, OC की वैल्यू कितनी है, साई2 के बराबर, यानी हाफ I1 इंटू साई2 माइनस एरिया OAD की बात करें तो बेस क्या हो गया, फिर से AD, और AD की वैल्यू क्या है, OE के बराबर यानी I1 के बराबर, यानी हाफ I1 इंटू हाइट कितनी है इसकी, OD के बराबर। ट्रायंगल को देखो यहाँ पे, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, हाइट कितनी के बराबर है, OD के बराबर, OD की वैल्यू क्या है, साई1 के बराबर, क्लियर। तो ये क्या आ गया आपका, हाफ I1 इंटू साई2 माइनस साई1, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पे आपने क्या देखा, इन तीनों इक्वेशन में, क्लियर, देखो ये आपका W फील्ड आ गया। इक्वेशन 1 क्या था आपका, इक्वेशन 1 था W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू I1 इंटू साई2 माइनस साई1। तो तुम खुद देखो यहां पे W इलेक्ट्रिकल क्या है, W फील्ड प्लस W मैकेनिकल के बराबर है, ऑब्वियस सी बात है, बराबर है। इक्वेशन 2 और 3 को तुम देखोगे, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वल टू 3 है, ये भी क्या है, हाफ I1 इंटू साई2 माइनस साई1 है, और ये भी क्या है, हाफ I1 इंटू साई2 माइनस साई1 है। यानी आप ये कह सकते हैं कि W मैकेनिकल इक्वल टू क्या आ गया, W फील्ड के बराबर। जब W मैकेनिकल W फील्ड के बराबर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर हो जाएगा, W इलेक्ट्रिकल बाई 2 के बराबर। क्यों, क्योंकि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आपको पता है कि W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या होता है, W मैकेनिकल प्लस W फील्ड, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है जब W मैकेनिकल W फील्ड के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ W मैकेनिकल हो गया बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, W मैकेनिकल के टू W इलेक्ट्रिकल बाई 2, और यही क्या होगा, W फील्ड के बराबर, क्लियर। तो यहां पे क्या हो रहा है, इक्वली एनर्जी, चूंकि W मैकेनिकल और W फील्ड क्या हो गया, सेम हो गया,
तो जो आप इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं वो इक्वली शेयर हो रहा है। किस केस में? जब ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग दोनों पोजीशन के लिए आपका जो कर्व है वो लीनियर कर्व होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग दोनों कंडीशन के लिए फॉलो हो रही है तो उस कंडीशन में आपका जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फील्ड एनर्जी एज वेल एज मैकेनिकल वर्क डन दोनों में सेम होगा। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पे हमने प्रूफ कर दिया डब्ल्यू मैकेनिकल इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है 2-3 बार। क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है? बी इक्वल टू 1.6 टेस्ला दिया हुआ है। एक लीनियर सर्किट ही है ये भी क्या है? लीनियर मैग्नेटिक सर्किट है, सैचुरेशन मोड में है ये। क्लियर? ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि फोर्स डेंसिटी, आप फोर्स डेंसिटी बताइए। फोर्स डेंसिटी का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट एरिया आपको बताना है कि ये क्या होगा। क्लियर? ठीक है, अब संशय ये हो जाता है कि बी हमें पता है, बाकी चीजें हमें पता नहीं है, तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? तो इसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आपके फील्ड एनर्जी क्या बताया गया था? हाफ आई इंटू साई के बराबर। क्लियर? ये बताया था ना हमने। या फिर हाफ फाइव इंटू एफ के बराबर, जहां पे एफ क्या है? एमएमएफ, यानी एन इंटू आई। हाफ फाइव एन आई। क्लियर? अब यहां पे ध्यान दो, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं। वॉल्यूम से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया 5 इंटू डब्ल्यू एफ एल डी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। ये क्या हो जाता है? वॉल्यूम। मैं इसी से डिवाइड कर रहा हूं, तो 5 को मैंने ए से डिवाइड कर दिया, एन आई को मैंने एल से डिवाइड कर दिया। तो जो 5 बाई ए होता है ये क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी बी। क्लियर? ठीक है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा इसको। और ये भी क्या होता है? एन आई बाई एल। आपने पढ़ा होगा एच डॉट डी एल इक्वल टू एन आई, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि एच कांस्टेंट है, सैचुरेशन मोड में लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन आई अपॉन एल के बराबर। क्लियर? यानी एन आई बाई एल क्या हो गया? एच हो गया। तो ये जो एनर्जी आपको मिली वो जूल पर यूनिट वॉल्यूम है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि 1.6 टेस्ला, बस बी की वैल्यू दे दी गई है और इस बी के वैल्यू के बेस पे आपसे फोर्स पर यूनिट एरिया पूछ लिया और कुछ कोई भी डाटा इसमें गिवन नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या निकाला कि डब्ल्यू फील्ड की जो एनर्जी है वो हाफ बी इंटू एच है। किस केस में? जूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाफ बी इंटू, देखो एक चीज और पढ़ा होगा तुमने, बी इक्वल टू म्यू एच। लीनियर सिस्टम के लिए बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू एच। तो हम इसको लिख सकते हैं बी बाई म्यू लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू। चूंकि आपका सिंपली पूछा है कि एक तरह से जो आपकी परमिएबिलिटी है वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ही है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं दिया है। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट के बराबर, यानी 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर। क्लियर? ये सब इंटरमीडिएट की चीजें आपने पढ़ा भी होगा इसको, जूल पर वॉल्यूम यानी जूल पर मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये 20 का बाई 2 म्यू आया। डब्ल्यू फील्ड हमें निकालना क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो क्या होता है, अभी देखेंगे हम, सीधा सीधा फॉर्मूला ही हो जाता है ये। देखो एफ ई क्या होता है तुम्हारा? माइनस डी डब्ल्यू फील्ड बाई डी एक्स। क्लियर? डब्ल्यू फील्ड यहां पे पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर हम सरफेस की बात करें तो अगर तुमको याद हो तो मैंने ये डिस्कस किया था, ये आपका आर्मेचर होता है। क्लियर?
ये ओपनिंग पोजीशन आर्मेचर की, क्लियर, और ये आपकी क्लोजिंग पोजीशन, ये ओपनिंग पोजीशन और ये क्लोजिंग पोजीशन, ठीक है। तो यहां से ये डिस्टेंस हमने मान लिया इनिशियली डिस्टेंस जी है, क्लियर। जब ये आर्मेचर मूव करके मान लो यहां पे कहीं इस पोजीशन पे आया, क्लियर, इस पोजीशन पे कहीं आर्मेचर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये एक्स डिस्टेंस यहां से चल चुका है, तो यानी अब इसके बीच का गैप कितना रह जाएगा, जी माइनस एक्स के बराबर। पहले गैप कितना था, जी था। अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये गैप रिड्यूस हो जाएगा, यानी एक्स डिस्टेंस आर्मेचर मूव कर गया, तो ये गैप क्या हो जाएगा, जी माइनस एक्स के बराबर। यानी अगर हम डब्ल्यू फील्ड वॉल्यूम के टर्म में निकालें, पहले क्या था, पूरा लेंथ जी का था, अब लेंथ क्या हो गया, जी माइनस एक्स का हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू, ये जूल पर यूनिट वॉल्यूम है, क्लियर। इसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा, क्योंकि सरफेस का एरिया हम लेंगे तो वो कांस्टेंट होगा, इनटू लेंथ की अगर बात करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, जी माइनस एक्स। अगर इनिशियल लेंथ जी है, एक्स मूव कर चुका है, तो टोटल कितना गैप बचा, कितना लेंथ बचा, जी माइनस एक्स के बराबर, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये भी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, क्लियर। तो अब ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, डब्ल्यू एफ एल डी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू इंटू ए इंटू जी माइनस एक्स, क्लियर। ये जूल में आ गया तुम्हारा, ठीक है। अगर हम एफ की बात करें तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एस करो यहां पे, तो माइनस करोगे यहां पे, तो बी स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर बाई ए 2 म्यू, ये तो कांस्टेंट हो गया, क्या डी बाई डी एक्स होगा, जी माइनस एक्स, क्लियर। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और चूंकि जी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या आ जाएगा, ये बी स्क्वायर ए अपॉन 2 म्यू, क्लियर। हमें क्या निकालना है, फोर्स डेंसिटी। फोर्स डेंसिटी का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर। एफ ई बाई ए की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू। तो तुम्हें पूरा डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है कि फोर्स पर यूनिट एरिया की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू के बराबर होती है, यानी फोर्स डेंसिटी की वैल्यू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू के बराबर होती है, बस यही जानना, क्लियर। यानी फोर्स डेंसिटी इक्वल टू द, फोर्स डेंसिटी क्या है, इक्वल टू द फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो फोर्स डेंसिटी है वो फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर ही है। जो हमने क्या निकाला था, हाफ बी इंटू एच के बराबर, फिर एच की वैल्यू हमने बी बाई म्यू पुट करी थी, तो ये बी स्क्वायर बाई 2 म्यू आया था। तो आपको क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल एक फॉर्मूला है, म्यू की वैल्यू आपको पता रहता है, वैल्यू बस पुट कर देना है, तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एफ ई बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 1.6 का स्क्वायर बाई 2 म्यू। 2 म्यू का मतलब क्या हो गया, म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2.56 अपॉन 2 इंटू 4 पाई इंटू 10 पावर 7, क्लियर। वैल्यू क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखिएगा आप लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको 8 से कैंसिल करते हैं, 0.34 सॉरी 2.32, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.32 अपॉन 3.14 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.32 अपॉन 3.14, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा 0.102 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, सिंपल फॉर्मूला है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू, यही फॉर्मूला यूज करके आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो डेरिवेशन बस मेरा समझाने का मोटो ये था कि अगर आपसे पूछ दे कि प्रूव दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर अ लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू, तो वो कैसे प्रूव करना है वो चीज आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं एनर्जी कन्वर्जन वाया इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ।
एनर्जी कन्वर्जन वाया इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो यहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबली जो मोशन होता है वो लीनियर मोशन पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या हो गया कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है, क्रिएट करना है, और वो दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट से ही हो पाता है। क्लियर? एक प्लेट मतलब दो प्लेट्स हैं यानी कैपेसिटर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? कैपेसिटेंस के फॉर्म में ही तो स्टोर होती है। जैसे आपका मैग्नेटिक एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है? एक इंडक्टेंस के फॉर्म में। अगर हाफ एल आई स्क्वायर क्या होता है? मैग्नेटिक एनर्जी होती है। उसी तरह हाफ सी बी स्क्वायर जो होता है वो, जैसे बैटरी में जो स्टोरेज एनर्जी है वो कैपेसिटेंस के फॉर्म में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वाया इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि हम कैपेसिटिव नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि E इक्वल टू क्या होता है? डी साई बाई। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यानी अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो I क्या हो जाएगा? I इज एनालॉगस टू, I किसके एनालॉगस हो जाएगा? E के एनालॉगस, और साई किसके एनालॉगस हो जाएगा? Q किसके एनालॉगस हो जाएगा? साई के एनालॉगस। ठीक है? तो अगर हम एनालॉजी देखें तो कुल मिला के यही है कि जहां जो एक्सप्रेशन आपने प्रूफ किया था मैग्नेटिक सिस्टम के लिए, जहां जहां ई आएगा, ई के जगह पे हम आई को रिप्लेस कर देंगे, और जहां जहां साई आएगा वो क्यू का रोल प्ले करेगा। ठीक है? तो बस यही एनालॉजी है। ठीक, तो इसके लिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के थ्रू कैसे एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, कैसे फील्ड एनर्जी को एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लेंगे एक सिंगली एक्साइटेड इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम। तो लेते हैं हम लोग सिंगली एक्साइटेड इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम, हम यहां पे ले रहे हैं सिंगली एक्साइटेड इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम। जैसे हमने वहां पे लिया था मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ले रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम में क्या होता है आपका? ठीक है, जैसे हमने क्या किया यहां पे, एज ए इनपुट हमने करंट सोर्स से इनपुट प्रोवाइड कराया। क्लियर? ये इसका कंडक्टेंस हो गया। क्लियर? यहां पे एक कैपेसिटर हम यूज करेंगे। एक प्लेट कैपेसिटर का ये होगा जो कि फिक्स प्लेट होगा, और एक प्लेट ये होगा जो कि मूविंग प्लेट होगा। जो आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी क्या करेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपको भी पता है जब कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता है तो एक प्लस क्यू चार्ज और दूसरा माइनस क्यू चार्ज एग्जर्ट होता है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी जो इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है चीज? ठीक है, ये चीज आपको पता ही है, ये तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक, ये हमने मान लिया कि हमारा फिक्स पोजीशन है। ठीक है, तो फिक्स पोजीशन, इनिशियल डिस्टेंस जो है वो फिक्स पोजीशन, ये जो आपका है ये फिक्स प्लेट है। क्लियर? ये आपका मूविंग प्लेट। पहले आपका मूविंग प्लेट इस पोजीशन पे था। ठीक है, अब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लग रहा है, मूविंग प्लेट मूव होके एक्स पोजीशन आगे खिसक आ रही है। क्लियर? बस यही शो किया गया है इसमें, और ये आपका करंट, इनपुट करंट हो गया ये। क्लियर? ठीक है, तो यहां भी वही चीज है कि इलेक्ट्रिकल इनपुट है आपका, और आपका बेसिकली एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका क्रिएट हो रहा है। आपको भी दिख रहा होगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का लॉजिक क्रिएट हो रहा है, जिसमें एक फिक्स प्लेट है, दूसरा मूविंग प्लेट है। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हुई होंगी। अब इसके बीच में क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इन दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड, जिसका नेचर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, नेचर क्या होगा इसका? कंजर्वेटिव। क्लियर? कंजर्वेटिव नेचर होने की वजह से क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक क्रिएट होगा, और एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी उस कैपेसिटेंस में स्टोर होगी। कंजर्वेटिव नेचर होने की वजह से क्या हो जाएगा? जो इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस कैपेसिटर को मिल रही है वो रिकवर करेगा ये कैपेसिटर, और इस एनर्जी को वो स्टोर करेगा। फिर उसके बाद वो एनर्जी मैकेनिकल वर्क डन में यूज हो जाएगी, यानी इट इज रिकवरेबल बाय
बाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके द्वारा ये रिकवर हो जाएगा, यानी इस एनर्जी को स्टोर करके फिर उस एनर्जी को क्या करेगा, वो मैकेनिकल वर्क डन में, जो भी एनर्जी उसके बाद बचेगी वो मैकेनिकल वर्क डन में यूज हो जाएगी फॉर द लीनियर मोशन। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि इनपुट हम इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैपेसिटर उस एनर्जी को स्टोर करेगा और उस एनर्जी को फिर से वो रिकवर करके उसी एनर्जी का यूटिलाइज करके आपको मैकेनिकल वर्क डन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो फील्ड एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड के टर्म में स्टोर हो रही है, यानी चार्ज के टर्म में स्टोर हो रही है या वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर हो रही है। अभी हम देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा हाफ सी बी स्क्वायर की स्क्वायर बाई 2c, ये क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होता है उसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या मैथमेटिकल टर्म इसमें आते हैं। हमने ये एज्यूम किया यहां पे करंट आई फ्लो रहा है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। क्लियर? आई का मतलब चार्ज भी हमने मान लिया Q है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल इनपुट, जो इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा वो क्या हो जाएगा, W इलेक्ट्रिकल। क्लियर? W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज V है, करंट इनपुट वोल्टेज V है, करंट I है, पावर क्या हो जाएगा VI। VI में हम क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें dW इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। अगर dt टाइम के लिए हम देखें तो dW इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यानी dW इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे VI dt, और अगर हम बात करें I इक्वल टू क्या होता है dQ अपॉन dt के बराबर, यानी आप dQ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल टू आई dt के बराबर। तो हम सिंपली यहां पे आई dt की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v इंटू dq, यानी dw इलेक्ट्रिकल की वैल्यू v इंटू dq आ गई, यानी w इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या हो जाएगी v dq इंटीग्रेशन। क्लियर? यानी जो आप नेट इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे, क्लियर, वो चार्ज के टर्म में स्टोर होगा, और v और q के बीच में क्या रिलेशन होता है आपको ही पता है, पहले प्लेट कैपेसिटर में q इक्वल टू क्या होता है cv के बराबर। क्लियर? और c इक्वल टू क्या होता है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। d क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस इन बिटवीन द प्लेट्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो कि इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ के आए हुए रहते हैं, तो इसका आइडिया हमें होना चाहिए कि q इक्वल टू सी बी कहां से होता है, c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाई d, d जहां पे क्या है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर? और ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, जो मूविंग प्लेट है जितना मूव करेगा उस हिसाब से आपका कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फील्ड एनर्जी क्या होगी और मैकेनिकल वर्क डन आपको क्या मिलेगा, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं हम। तो हमने सबसे पहले यहां पे निकाल लिया कि W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू V dQ के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर? अगर हम W मैकेनिकल की बात करें, DW मैकेनिकल की बात करें, तो DW मैकेनिकल क्या होगा, एज यूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर हमें पता है Fe है तो Fe ds के बराबर होना है। क्लियर? ये भी चीज हमको पता है, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, इसको हम और DW इलेक्ट्रिकल इक्वल टू V dQ भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब आपको एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पता है कि dW इलेक्ट्रिकल मस्ट बी इक्वल टू dW मैकेनिकल प्लस dW फील्ड के बराबर होता है, ये भी आपको पता है। इक्वेशन नंबर 3 हमने ले लिया ये। ठीक, जैसा हमने सिंगली मैग्नेटिक सिस्टम के लिए देखा था, सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम के लिए, कि अगर इफ वी सप्लाई इलेक्ट्रिकल इनपुट, अगर हम इलेक्ट्रिकल इनपुट सप्लाई करते हैं उस कंडीशन में भी आपका जो मूवेबल प्लेट है वो फिक्स है। इफ अगर हम सप्लाई देते हैं एंड मूवेबल प्लेट इज नॉट अलाउड टू मूव, अगर वो नॉट अलाउड टू मूव है तो ऑब्वियस सी बात है कि DW मैकेनिकल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब कोई मूवमेंट नहीं है तो ds की वैल्यू 0, तो ds की वैल्यू 0 तो DW मैकेनिकल भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो
उस कंडीशन में डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, 0 प्लस डी डब्ल्यू फील्ड के बराबर। क्लियर, यानी डी डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की वैल्यू कितनी है हमारी, वी डी क्यू के बराबर। यानी यहां से आप देखेंगे तो डब्ल्यू फील्ड क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वी डी क्यू के बराबर। सेम लॉजिक है यहां भी, वहां पे हमने आई डी साई का कॉन्सेप्ट देखा था, यहां पे हम वी डी क्यू का देख रहे हैं, क्योंकि आई डी साई मैंने क्या बोला था, आई इज एनालॉगस टू वोल्टेज एंड साई इज एनालॉगस टू चार्ज, ये पहले ही मैंने डिस्कस किया था। तो बस वही चीजें चेंज हो रही हैं। अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम अगर तुम देखोगे वही फील्ड एनर्जी और को एनर्जी का जो लॉजिक था, सेम लॉजिक है यहां भी, तो कुछ अलग नहीं बनाना हमें। क्योंकि Q इक्वल टू सी भी है तो कैरेक्टरिस्टिक तो लीनियर ही होगा, ये Q हो गया, ये V हो गया। क्लियर, हमने माना कि ये पोजीशन ए तुम्हारा क्या है, एट ओपनिंग पोजीशन ही है ये, ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया था। ये हमने ले लिया लेंथ डी क्यू, इसकी वैल्यू क्या है, डी क्यू के बराबर, ठीक। और ये तुम्हारा क्या हो गया, डीवी। वही चीजें हैं, बस क्या हो गया, आई की जगह पे आपका क्या आ गया, आई की जगह पे वी और आपका क्यू की जगह साई की जगह पे क्यू आ गया, और कोई चेंज नहीं है। जैसा मैंने लॉगी बताई थी आपको, बस वही चीज है। तो फिर यहां भी वही चीज है, तो डब्ल्यू फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप यहां पे देखेंगे वही काम हमने किया है, हमने सप्लाई दे दिया, मूवेबल कांटेक्ट को नॉट अलाउड टू मूव किया, तो ये जो एरिया आपको मिलेगा ये क्या होगा, डी डब्ल्यू फील्ड के बराबर। और ये जो पूरा एरिया है यही आपका क्या हो जाएगा, अगर आप ये मानते हैं कि आपका V1 है और V1 पे चार्ज Q1 है, तो ये पूरा पूरा एरिया क्या हो जाएगी, W फील्ड हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। उसी तरह W फील्ड डैश की वैल्यू क्या होगी, सेम लॉजिक के थ्रू W FLD डैश, यानी को एनर्जी की बात करें तो को एनर्जी क्या हो जाएगा, Q इंटू डीवी। को एनर्जी क्या हो जाएगा, Q इंटू डीवी के बराबर। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। यानी ये जो एरिया है ये क्या हो जाता है, डी डब्ल्यू एफ एल डी डैश, और ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एफ एल डी डैश। जैसा सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम के लिए था, सेम चीज यहां भी है, कुछ अलग नहीं है। क्लियर, तो अगर हमें डी डब्ल्यू एफ एल डी हमें पता, डब्ल्यू एफ एल डी हमारा क्या हो जाएगा, क्यू डी वी इंटीग्रेशन। तो अगर हम डब्ल्यू एफ एल डी की वैल्यू निकालना चाहें, और डब्ल्यू एफ एल डी हमारा क्या आया था, वी डी क्यू, हमें क्या पता है Q की वैल्यू क्या होती है, CV के बराबर। क्लियर, मान लो हमें WFLD निकालना है, तो WFLD निकालने के लिए तुम इंटीग्रेशन किसके टर्म में कर रहे हो, Q के टर्म में कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से हम V की वैल्यू Q के टर्म में निकाल रहे हो, क्या जाएगा, Q बाई C इंटू क्यू इंटू डी क्यू। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1/2 Q स्क्वायर बाई C, यानी क्या आ गया ये, Q स्क्वायर बाई 2C डब्ल्यू एफ एल डी। तो डब्ल्यू एफ एल डी की वैल्यू क्या आ गई, Q स्क्वायर बाई 2C। Q की वैल्यू क्या है, CV के बराबर है, तो यही वैल्यू हाफ CV स्क्वायर के बराबर भी आ जाएगी। आप Q की वैल्यू CV पुट कर दो तो ये हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली डब्ल्यू एफ एल डी डैश निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू हम CV पुट कर देंगे, CV dV हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, और V की जगह पे Q बाई C पुट करेंगे तो यही क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। तो सेम चीज यहाँ पे मिल गया, और इंटीग्रेशन हम कहां से कहां कर रहे हैं, 0 से Q 0 से V। क्लियर, तो सेम चीज यहां भी मिल गया, यहां भी ऐसा नहीं है कुछ अलग चीज मिल गया, ठीक है। सेम चीज यहां भी मिल गया कि WFLD की वैल्यू WFLD डैश के बराबर है। कंक्लूजन क्या निकला आपका, कि फील्ड एनर्जी और को एनर्जी की वैल्यू सेम है। क्लियर, WFLD इक्वल टू WFLD डैश इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C कह लीजिए, या हाफ CV स्क्वायर कह लीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब हम जरा बात करते हैं फोर्स की, कि हम फोर्स इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ फोर्स की हम बात करेंगे यहां पे, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। थोड़ा सा इसमें बस ध्यान दीजिएगा आप लोग। DW इलेक्ट्रिकल, हाँ एक चीज और है, वहां पे मैथमेटिकल कोरिलेशन में कुछ और तरीके से लेके चला था, यहां पे मैं कुछ और तरीके से लेके चलूंगा। ठीक है, बस मैथमेटिकल कोरिलेशन ही अलग है,
सेम चीज आप वहां भी कर सकते हैं, उसका वाला चीज यहां भी कर सकते हैं, दोनों चीजें आप पैरेलली एक दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं। डीडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्या होता है, डीडब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डीडब्ल्यू फील्ड के बराबर। क्लियर? ठीक है, अगर हम यहां पे देखें तो डीडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई डी एक्स प्लस डीडब्ल्यू फील्ड, या डीडब्ल्यू फील्ड की जो वैल्यू है वो हो जाएगी डीडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल माइनस एफ ई डी एक्स के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर हम डब्ल्यू एफ एल डी की बात करें तो डब्ल्यू एफ एल डी किसका फंक्शन था, क्यू का। देखो यहां पे यही था डब्ल्यू एफ एल डी, तो किसका फंक्शन है, क्यू का। तो क्यू वैरी कर रहा है, क्यू का और डिस्प्लेसमेंट एक्स का। क्लियर? जो आपका एनर्जी स्टोरेज जितना ज्यादा होता जाएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, यानी डब्ल्यू एफ एल डी किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू और एक्स पे। तो अगर हम यहां पे देखें तो डी डब्ल्यू एफ एल डी ऐसा अगर हम निकालना चाहें तो यहां पे आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा कैलकुलस में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल डब्ल्यू एफ एल डी बाई, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे एज वेल एज एक्स पे, तो डेल क्यू इंटू डी क्यू प्लस डेल डब्ल्यू एफ एल डी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? देखो यहां पे ये फिर मैं बोल रहा हूं, ये आपने पढ़ा होगा, Q और X का फंक्शन है, तो डी डब्ल्यू एफ एल डी रेस निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, Q के रेस्पेक्ट में इंटू डी क्यू कर दिया, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया X के रेस्पेक्ट में, फिर डी एक्स कर दिया। ये चीज होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक ना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ कंपेयर कराएं तो देखो यहां पे कंपेयर कराओ इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर कराओगे, देखो यहां पे ये तो डी डब्ल्यू एफ एल डी है तो सेम रहा। ठीक है, अगर हम कंपेयर कराएं यहां पे तो एफ ई की वैल्यू, ये चीज क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल के बराबर हो जाएगा। यहां पे माइनस एफ ई डी एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, डेल डब्ल्यू एफ एल डी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट, यानी एफ ई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डेल डब्ल्यू एफ एल डी अपॉन डेल एक्स। सेम एक्सप्रेशन आ गया जो एक्सप्रेशन आपने मैग्नेटिक सिस्टम में देखा था। क्लियर? जैसा आपने मैग्नेटिक सिस्टम एक्सप्रेशन देखा था सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा है। यहां वहां भी हमने माइनस डी डब्ल्यू एफ एल डी बाई डेल एक्स ही देखा था। ठीक है, वहां पे डिक्रीमेंट क्या हो रहा था, फील्ड एनर्जी, जो भी मैकेनिकल वर्क डन हो रहा था उसकी वजह से फील्ड एनर्जी में डिक्रीमेंट हो रहा था। वही लॉजिक यहां भी है। क्लियर? यहां भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा यानी जो मैकेनिकल वर्क डन होगा उसकी वजह से फील्ड एनर्जी में डिक्रीमेंट आ रहा है, बस तरीका चेंज हो गया, प्योर मैथमेटिकल वे हो गया इसको समझाने का, वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और ग्राफिकल वे होता। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे, इसको तो हमने निकाल लिया किसके टर्म में, फील्ड एनर्जी के टर्म में। ठीक है, और फील्ड, चूंकि फील्ड क्या है, क्यू का फंक्शन है ना, क्यू और एस का फंक्शन, तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए होगा, फॉर कंट्रोल्ड चार्ज सिस्टम। जैसे वहां पे हमने निकाला था, वहां पे क्या था, साई था, वहां पे साई का फंक्शन और एक्स का फंक्शन था, तो साई क्या होता है, E इक्वल टू डी साई बाई डी टी, तो इसलिए कंट्रोल वोल्टेज था। ये क्या हो जाएगा, फॉर कंट्रोल्ड चार्ज सिस्टम। जो आपका चार्ज सिस्टम है वो कंट्रोल्ड वे में हो तब उसके लिए होगा। कंट्रोल चार्ज का मतलब क्या हो गया, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो हम इसको लिख सकते हैं, और आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है ना, तो कंट्रोल्ड करंट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो आप चार्ज कंट्रोल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपने करंट को भी कंट्रोल किया होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फॉर कंट्रोल चार्ज सिस्टम या कंट्रोल करंट सिस्टम के लिए आप नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ फील्ड एनर्जी यूज किया करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा को एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए। वो जैसे वहां पे आपने देखा था कंट्रोल वोल्टेज था, कंट्रोल एमएमएफ या कंट्रोल करंट था, यहाँ पे कंट्रोल चार्ज कंट्रोल करंट है, और फिर अभी देखें कंट्रोल वोल्टेज भी आएगा, वो को एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। आपको भी पता है कि डब्ल्यू एफ एल डी प्लस डब्ल्यू एफ एल डी डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू वी के बराबर। अगर जनरल टर्म में ले तो चार्ज अगर क्यू है, वोल्टेज वी है, तो क्यू इंटू वी के बराबर होगा। हम इसका डेरिवेट मतलब डी निकाल लेते हैं, तो डी डब्ल्यू एफ एल डी प्लस डी डब्ल्यू एफ एल डी डैश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, क्यू डी बी प्लस
वी डी क्यू के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने, क्लियर। इक्वेशन नंबर 3 ले लिया हमने, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसको एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में पुट करें, dw इलेक्ट्रिकल इक्वल टू dw मैकेनिकल यानी FE/dx प्लस dw फील्ड। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 में से हम dw FLD को हम dw FLD डैश के टर्म में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये dw FLD इक्वल टू QdV प्लस VdQ माइनस dw FLD डैश। वैल्यू पुट करते हैं हम यहां पे, और dw इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या होती है, V dQ के बराबर अभी निकाला था हमने, FE/dx प्लस dw फील्ड को हम क्या लिखेंगे, QdV प्लस VdQ माइनस dw FLD डैश, क्लियर। तो VdQ से VdQ कैंसिल आउट, क्लियर। अब यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये चीज आ जाएगी आपकी dw FLD डैश, ठीक है, माइनस, ये क्या आ जाएगा आपका, ये 0 हो गया ना, 0 इक्वल टू FE/dx प्लस QdV माइनस dw FLD डैश, क्लियर। तो ये चीज निकल के आपकी आ जानी है, ठीक है। फिर से हम जरा इसको कंपेयर कराने की कोशिश करें, तो कंपेयर कराने की कोशिश अगर करोगे तो W FLD डैश, क्लियर, W FLD डैश, पहले तो इसको हम एक्सप्रेशन लिख लें, dW FLD डैश इक्वल टू QdV प्लस FE/dx, इक्वेशन नंबर 4, क्लियर। चूंकि W FLD डैश किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, W FLD डैश, ये एनर्जी है ना, तो ये V का फंक्शन है और X का फंक्शन है। तो dW FLD डैश को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल W FLD डैश अपॉन डेल V इंटू dV प्लस डेल W FLD डैश बाई डेल X इंटू dx, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर कराओ, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को अगर आप कंपेयर कराओगे तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये QdV, तो यही चीज हो जानी है। FE/dx की वैल्यू क्या आ जा रही है, dW FLD डैश बाई dx इंटू dx के बराबर है। यानी अगर आप 4 और 5 आफ्टर बाय कंपेरिजन, आफ्टर कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, तो आप क्या देख रहे हैं कि FE की जो वैल्यू है वो क्या आ जा रही है, प्लस साइन के साथ dW FLD डैश बाई डेल एक्स, जैसा वहां पे आया था को एनर्जी के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या है आपका, यहां पे चूंकि वोल्टेज का फंक्शन है तो ये किसके लिए होगा, फॉर कंट्रोल्ड वोल्टेज सिस्टम। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कंट्रोल चार्ज सिस्टम है या कंट्रोल करंट सिस्टम, चार्ज सिस्टम सेम होता है, कंट्रोल वोल्टेज सिस्टम है, तो उस कंडीशन में हमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है वो डिपेंड करता है। कभी कभी इस पे लॉजिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि ये कंट्रोल वोल्टेज सिस्टम के लिए अगर मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है तो फील्ड एनर्जी में क्या चेंज होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे चूंकि प्लस साइन है तो ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल वोल्टेज सिस्टम है तो को एनर्जी बढ़ेगी तो फील्ड एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर हम एक लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम की बात करें, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, जब W FLD डैश इक्वल टू W FLD होता है, क्लियर, ठीक है। तो आपको दोनों एक्सप्रेशन क्लियर हुए होंगे, एक F इक्वल टू माइनस डेल W FLD बाई डेल एक्स, F इक्वल टू माइनस डेल W FLD बाई डेल एक्स, और दूसरा आपका प्लस डेल W FLD डैश बाई डेल एक्स। ये आपके किसके लिए है, कंट्रोल्ड चार्ज यानी Q और करंट, ये सिस्टम के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक लीनियर सिस्टम के लिए इसका क्या डेरिवेशन निकल के आएगा, मतलब क्या आपका इसका वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे उसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ रिलक्टेंस, परमिएंस, इसके टर्म में। तो यहां भी पूछता है कि डिराइव द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, क्लियर। तो फिर से वही लॉजिक है जो हमने वहां पे देखा था, ठीक। तो देखते हैं यहां पे, फॉर
कंट्रोल्ड वोल्टेज सिस्टम। कंट्रोल वोल्टेज सिस्टम का मतलब ये हो गया कि फॉर, क्वेश्चन में यही होता है, फॉर कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट वोल्टेज की बात करें तो WFLD, देखो कांस्टेंट वोल्टेज की बात किया ना, कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब ये हो गया कंट्रोल वोल्टेज सिस्टम की आप बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल वोल्टेज सिस्टम में आपको क्या यूज करना है, WFLD डैश। तो WFLD डैश की वैल्यू क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि हमें वोल्टेज के टर्म में, हमें चार्ज का टर्म नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वोल्टेज का टर्म चाहिए। तो WFLD डैश क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर के बराबर। अगर आपसे FE पूछा है तो FE की वैल्यू क्या होती है, प्लस डेल WFLD डैश बाई डेल एक्स। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस D बाई डी एक्स हाफ CV स्क्वायर। क्लियर, हाफ CV स्क्वायर आने का मतलब क्या हो गया, V स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ V स्क्वायर DC बाई डी एक्स। तो ये एक FE का एक्सप्रेशन आएगा किस कंडीशन में, फॉर कांस्टेंट वोल्टेज कंडीशन में। कांस्टेंट वोल्टेज कंडीशन का मतलब ये होता है कि कंट्रोल्ड वोल्टेज सिस्टम की बात की जा रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें कंट्रोल्ड चार्ज या कंट्रोल करंट सिस्टम की, यानी कांस्टेंट चार्ज की। क्लियर, तो कांस्टेंट चार्ज के लिए देखिए, फॉर कांस्टेंट चार्ज। कांस्टेंट चार्ज का मतलब ये हो गया कि आप जो बात कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड चार्ज सिस्टम की बात कर रहे हैं। और कंट्रोल चार्ज सिस्टम की में क्या होता है, FE क्या होता है, माइनस डेल WFLD बाई डेल एक्स। ठीक है, कंट्रोल्ड चार्ज सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्लियर, यानी यहां पे आपको यूज करना है WFLD, और चूंकि चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q स्क्वायर बाई 2C। वोल्टेज का टर्म नहीं होना चाहिए। जब Q स्क्वायर बाई 2C आप यूज करेंगे तो इस कंडीशन में FE की वैल्यू क्या होती है, कंट्रोल्ड चार्ज सिस्टम के लिए माइनस डेल WFLD बाई डेल एक्स के बराबर। क्लियर, तो FE की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल बाई डेल एक्स Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, Q स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट है तो Q स्क्वायर कांस्टेंट होने पे क्या हो जाएगा, FE की वैल्यू माइनस Q स्क्वायर बाई 2 D बाई डी एक्स 1 बाई C। यानी ये एक्सप्रेशन आपका आ जाना है किसके लिए, फॉर कांस्टेंट चार्ज। क्लियर, और C की वैल्यू क्या होती है, आपको भी पता है C की वैल्यू क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और A एप्सिलॉन नॉट D का मतलब क्या हो गया, A की वैल्यू चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहेगा, D की वैल्यू क्या हो रही है, G माइनस एक्स। अभी हमने डायग्राम बना के दिखाया था, यानी ये x पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डेल C बाई डेल एक्स या डेल बाई डेल एक्स 1 बाई C निकल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यानी को एनर्जी का लॉजिक कब यूज करना है, कब यूज करना है हमें फील्ड एनर्जी का लॉजिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि वाया इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे हम इसका एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो इस तरह से मैं ये सारा पहला यूनिट में कंक्लूड कर रहा हूं। इसमें जो न्यूमेरिकल बार बार पूछे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, पूरा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होता है हम लोग का। ठीक है, जो हमें टारगेट मिला था, तो बस आप पढ़ाई करिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।